नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। शुरुआत करते हैं शो की। साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि खबरों का एक्शन आप सिर्फ इस हफ्ते के लिहाज से नहीं है यहाँ पर, बल्कि आने वाले हफ्ते के लिहाज से भी है। बहुत सारी खबरें जो हम आपको बताएंगे यहाँ पर, और बाजार खुलते ही यहाँ पर जो है वो एक्शन देखने को मिलेगा सोमवार के लिहाज से। किन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं? 18 मई यानी कि सोमवार के दिन 3 जो हैं शेयरों पर एक बड़ा जो है असर देखने को मिल सकता है, जिसमें टेनको क्लीन, एयर इंडिया की बात कर लीजिए, फिजिक्स वाला या फिर आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लीजिए। 3 स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर रहना चाहिए। दरअसल शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड जो है वो खत्म हो रहा है। क्लोजिंग प्राइस के आधार पर अगर आप देखेंगे तो इन शेयरों की कुल वैल्यू का करीब 21,000 करोड़ है ये। हालांकि यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो शेयर हैं वो ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। ये नहीं कि भाई तुरंत बिकवाली हो जाएगी। यहाँ पर टेनको क्लीन, एयर इंडिया की बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले, तो करीब करीब आप ये समझिए 23 करोड़ शेयर यानी कि 57% इक्विटी जो है वो ट्रेडिंग के लिए खुलती हुई दिखेगी। वैल्यू देखेंगे तो करीब 13,825 करोड़ की हो जाएगी। और अगर आप इशू प्राइस से देखेंगे अभी तो कम से कम 50% के ऊपर जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उसके बाद दूसरा फिजिक्स वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे समझिए कि 25 करोड़ से ज़्यादा, करीब 26 करोड़ शेयर हैं, करीब 9% की इक्विटी हो गई, अनलॉक होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो करीब करीब यहाँ पे 2,905 करोड़ की है। फिलहाल इशू प्राइस जो 109 था उससे करीब करीब 3% के आसपास ऊपर ट्रेड करें, बहुत ज़्यादा बढ़त बना नहीं पाए यहाँ पर। तीसरा आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर करीब करीब 8.5 करोड़ शेयर हैं, 20% इक्विटी है, अनलॉक होती हुई दिखेगी। वैल्यू लगभग 4,000 करोड़ के लगभग की है इसकी वैल्यू। और फिलहाल अपने इशू प्राइस से देखें 315 का जो था उससे 50% के आसपास ये ऊपर ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिख रहा है। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया शेयर की। आप देखिए 5 दिनों में 13% तक चढ़ गया और करीब करीब 13 रुपये के भाव पर आता हुआ दिखा है। सिर्फ एक महीने के अंदर ये 36% तक चढ़ता हुआ दिखा है, यानी कि हाल ही के दिनों में निवेशकों की दिलचस्पी शेयर में और तेजी की तरफ बढ़ती हुई दिखी है। अब तेजी बढ़ेगी या रुकेगी, 2 बड़े फैक्टर हैं, इसके ऊपर ज़रूर आपका फोकस होना चाहिए। और सोमवार को इस पर आपको रिएक्शन भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। 2 बड़े फैक्टर हैं, 2 बड़े फैसले हैं यहाँ पर। सोमवार पर असर दिखेगा आपको। पहला ट्रिगर क्या है? रेगुलेटरी फाइलिंग में वोडाफोन आइडिया ने साफ तौर पर बताया कि 16 मई को होने वाली बोर्ड बैठक में इक्विटी और वारंट्स के जरिए फंड जुटाने पर विचार होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे करीब करीब 35,000 करोड़ जुटाने की तैयारी कंपनी कर रही है। 25,000 करोड़ रुपए जो है वो टर्म लोन और 10,000 करोड़ जो है वो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के जरिए जुटाएगी। फंड अगले 3 साल के 45,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स प्लान का हिस्सा है। नेटवर्क विस्तार, 5G पर रकम का इस्तेमाल होगा और इसके लिए ज़रूरी मंजूरी, जिसमें खासतौर पर शेयरधारकों की मंजूरी भी शामिल होगी। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि फंड जुटाने के प्रस्ताव के अलावा वोडाफोन आइडिया का बोर्ड जो है उसी दिन कंपनी की चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजों पर भी विचार करता हुआ दिखेगा, जो कि एक अगला यहाँ पर ट्रिगर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। यहाँ पर ऑपरेशंस क्या बेहतर रहेंगे, नेटवर्क क्षमता किस तरीके से रहेगी, बैलेंस शीट क्या रहेगी, इसी पर फोकस रहेगा। दूसरा बड़ा ट्रिगर है, नतीजे जो हैं वो आते हुए दिखेंगे 18 मई को सोमवार के दिन, और उसके ऊपर फिर बाजार जो है वो रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। और ये नतीजे ऐसे समय में आ रहे हैं जब AGR बकाया जो है वो 87,000 करोड़ रुपए से घटाकर 64,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जो कंपनी है वो रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ विचार कर रही है, और ट्रेजरी स्टॉक्स जो है बेसिकली जो हिस्सेदारी जो है वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र की संभावना दिख रही है। KM जो बिरला है वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में वापसी कर रहे हैं यहाँ पे, और 2 महीने में लगातार जो है वो सब्सक्राइबर बेस जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सोमवार को VI में एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। हमारी नज़र रहेगी, आपको ज़रूर बताएंगे। अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक्स सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी शैडोफैक्स की बात करते हैं, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज की। इस शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। वजह क्या था? मजबूत तिमाही नतीजे थे यहाँ पर, और उसके बाद स्टॉक जो है करीब 17% तक चढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर एक दिन के अंदर। और आप ये देखिए कि 192 रुपीज़ के अपने हाई के लेवल को भी इसने छुआ है। मार्केट कैप 10,420 करोड़ तक पहुँचता हुआ दिखा। तिमाही नतीजों को अगर आप देखें यहाँ पे तो ऑपरेशन से होने वाली जो आय है साल दर साल के आधार पर 73% बढ़ती हुई दिखी। कंपनी के नतीजों में सबसे बड़ा जो बदलाव है वो प्रॉफिटेबिलिटी का ही है। करीब 9.5 करोड़ के घाटे के सामने यहाँ पे कंपनी जो है वो करीब 56 करोड़ के यहाँ पे नेट प्रॉफिट पर आती हुई दिखी है। भविष्य की गाइडेंस को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है।
तो देखिए शेडोफैक्स टेक्नोलॉजी ने जो कहा है यहाँ पे कि आने वाले समय में स्टेबल और मीडियम टर्म में बढ़ोतरी का अनुमान है यहाँ पे ग्रोथ के हिसाब से। आने वाले 2 सालों में 27 से 30% रेवेन्यू साल दर साल के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख सकता है। कंपनी का कहना है कि इससे यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेस और हाइपर लोकल लॉजिस्टिक के हिसाब से देखें तो कंपनी की जो मांग है, मजबूत मांग आने वाले दिनों में रह सकती है और साथ में ग्रोथ को जो है वो सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। अब हम लोग एक और कंपनी की बात करते हैं, जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज के। इस हफ्ते जो स्टॉक है बुरी तरीके से क्रैश हो गए, 5 दिन के अंदर 18% टूट गए और भाव 210 रुपए पर आता हुआ दिखा। अब बड़ी दिलचस्प बयान निकल के आया है यहाँ पे। किसका बयान था मैं आपको समझाता हूँ। जैगल प्रीपेड के जो प्रमोटर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि भाई शेयर भले ही क्रैश हो गए लेकिन मुझे जो है वो खरीदने की इच्छा है। उनका कहना था यहाँ पे कि इस प्राइस पर शेयर जो है मैं खरीदना पसंद करूंगा, 100% गारंटी है और यही पूरा प्लान है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी संकेत दिए कि जो है भविष्य में प्रमोटर जो है अपनी हिस्सेदारी का करीब 50% तक बढ़ाना यहाँ पर चाह रहे हैं। अब शेयर की बात कर लेते हैं भाई कि क्यों पे टाई हुई है। यहाँ पर लिस्टिंग के बाद से सबसे बड़ी गिरावट आई यहाँ पे। कंपनी के मार्जिन में गिरावट और बढ़ते कैशबैक लागत का असर दिख रहा है यहाँ पे, जबकि कंपनी की आय और मुनाफे में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 30% 30.5% बढ़कर जो है 40 करोड़ पर आ गया। कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस जो है वो कॉर्पोरेट्स, एसएमईज, स्टार्टअप्स के लिए बिजनेस खर्चों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटेड और इनोवेटिव फाइनेंशियल जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करती है। एसजेवीएन की बात करते हैं, इनके शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजों के बाद आप देखिए कि स्टॉक निचले स्तर पर गए, फिर रिकवर होते हुए दिखे, हल्की बढ़त बनती हुई दिखी, भाव 77 रुपये पे आता हुआ दिखा। नतीजों को देखेंगे तो शुद्ध घाटा जो है 117 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल 127 करोड़ था। यानी कि 127 करोड़ के सामने 117 करोड़ आया, महज 10 करोड़ कम हुआ, लेकिन अभी भी बड़ा घाटा बना हुआ है। रेवेन्यू की बात करें लगभग 3 गुना बढ़ा है। आप ये देखिए करीब 1500 करोड़ के आसपास पहुंचता दिखा। अब रेवेन्यू ग्रोथ के कारण आप ये जान लीजिए कि क्यों रेवेन्यू ग्रोथ आई। नए प्रोजेक्ट्स का कमीशनिंग, बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो है वो आते हुए दिखे, जिससे रेवेन्यू बढ़ता दिखाया। खासतौर पर बीकानेर सोलर प्लांट की बात करें जिसकी कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 1000 मेगावाट, और यहाँ पे डुबरी सोलर प्लांट की बात करेंगे तो 70 मेगावाट का यहाँ पे योगदान होता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करेंगे यहाँ पर तो करीब पहले 230 करोड़ था, वहाँ से 909 करोड़ पे आ गया, बड़ा है यहाँ पे। मार्जिन्स की बात करेंगे तो 47% से बढ़कर 60% पर आ गए हैं, लेकिन खर्च और दबाव वो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 3 गुना बढ़ती हुई दिखी है और इम्पेयरमेंट खर्च जो है वो बढ़ते हुए यहाँ पर दिखे हैं, और इस वजह से स्टॉक जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़त बना नहीं पाया। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी की बात करते हैं, जोरदार तेजी रही स्टॉक के अंदर। यहाँ पे कंपनी के मजबूत नतीजे आते हुए दिखे, स्टॉक 11% तक चढ़ गया, 1600 रुपये के पार निकलता हुआ दिखा, नया 52 वीक हाई बनाया। अब इसके नतीजों पर नजर डालते हैं। शुद्ध मुनाफा 188% बढ़कर 1000 करोड़ रहा। यहाँ पे पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा जो था वो 363 करोड़ था। रेवेन्यू 23.5% बढ़कर 1511 करोड़ रहा। एबिटा 87.7% बढ़कर 941 करोड़ रहा, और अगर आप एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो उसमें 41% से बढ़कर ये 62% पे आ गया। ग्रोथ की मुख्य कारण क्या रहा है ये समझ लेते हैं। देखिए वेसल यानी कि जहाज जो है बिक्री से मजबूत मुनाफा आता हुआ दिखा है, फॉरेक्स गेन का बड़ा सपोर्ट मिला है। एसेट सेल जो कि कंपनी के जो यहाँ पे जो एसेट्स थे उन्होंने उसको सेल किए, पिछले साल कितने 27 करोड़ के सेल की थी, इस बार 281 करोड़ के सेल किए, तो ये जो है प्रॉफिटेबिलिटी में झलकती दिखी है। कुल मिलाकर मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, एसेट सेल और फॉरेक्स गेन के चलते कंपनी के नतीजे बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहे हैं, जिससे शेयर में एक बड़ी बढ़त जो है वो बनती हुई दिखी है। आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो शेयर 7% तक चढ़ते हुए देखें। दरअसल तेजी क्यों आई ये समझ लेते हैं। तो क्वार्टर 4 के तिमाही के प्रदर्शन को देखेंगे तो उम्मीद से बेहतर रहे हैं, हालांकि कुछ सेगमेंट में साफ तौर पर दबाव रहा है। जगुआर लैंड रोवर की बात करें, जेएलआर की बात करें तो प्रदर्शन जो है वो वहाँ पर मिला जुला रहा है। कम वॉल्यूम का असर रेवेन्यू पर देखने को मिला है। पैसेंजर व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल वॉल्यूम्स में सालाना आधार पर करीब 37% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि कमजोर प्राइसिंग और कमोडिटी लागत का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। जेएलआर यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके प्रदर्शन को तो जेएलआर का जो रेवेन्यू है वो 11% घटा है। एबिटा मार्जिन 130 बेसिस पॉइंट घटे, यहाँ पे 14% पर आ गए यहाँ पे। तो ओवरऑल जो है वो हल्का दबाव देखने को मिला, लेकिन समझने वाली बात क्या है, चीन में ऑटो इंडस्ट्री में बढ़ती जो कंपटीशन है वो साफ तौर पे कंपनी पर दबाव डाल रहा है। आगे की गाइडेंस क्या है, जगुआर लैंड रोवर ने की तरफ से कहा गया कि आने वाले 2 साल में वे अपना ब्रेक इवन वॉल्यूम घटाकर 3 लाख यूनिट तक करने वाले, यानी कि देखिए
वॉल्यूम जो लेवल्स हैं उसको भी घटाया जा रहा है यहाँ पे। वही ब्रोकेज CLSA ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी और 468 रुपये का यहाँ पे टारगेट रखा है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेल शेयर की। यहाँ पर इससे बाजार का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि सिर्फ कीमत ही नहीं बल्कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी देखने को मिली। आमतौर पर शेयर में करीब रोज़ाना 2 करोड़ शेयरों का कारोबार होता है, लेकिन 13 मई को 5 करोड़ से ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते हुए दिखे, यानी कि दिलचस्पी काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। शेयर का अगर आप ऑल टाइम हाई देखें तो 293 के लेवल पर जाता हुआ दिखा है। और इसके अलावा आप देखिए, अगर इसका लो देखेंगे तो सिर्फ 4 रुपये था, वहाँ से कितनी ज़बरदस्त तेज़ी आई है। सेल का शेयर जो है फिलहाल दिसंबर 2010 के बाद से अपने सबसे ऊपरी स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इससे पहले कंपनी ऑल टाइम हाई जो था वो 292 रुपीज़ के आसपास था। यहाँ पे दिसंबर 2007 का लेवल है। यहाँ पर एक हफ्ते में शेयर जो 8% चढ़ा, महीने भर में 17% चढ़ गया। ब्रोकेज हाउस जो है उनकी रिपोर्ट आई है यहाँ पे, और जो ब्रोकेज हाउस है उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। यहाँ पे 200 रुपये से ऊपर के टारगेट अब दिए जा रहे हैं। यहाँ पे बाजार में साफ तौर पे चर्चा है कि स्टील सेक्टर में बेहतर डिमांड और कीमतों में स्टेबिलिटी का फायदा कंपनी को मिल सकता है। इसके अलावा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बढ़ने से घरेलू स्टील कंपनियों के लिए माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 65% के आसपास हो जाती है। इस हफ्ते रेलवे सेक्टर के शेयर टेक्समेको रेल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त रफ्तार देखने को मिली। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे जो थे उसके अगर आप देखेंगे तो उसके बाद शेयर जो है 16% तक चढ़ गया। मार्च 2024 के बाद स्टॉक में सबसे बड़ी एक दिन की तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि 5 दिनों में ये 6% तक टिक पाया है। यहाँ पर कुछ जो गेंस थे वो वाइप आउट होते हुए दिखे, लेकिन फिर भी पॉजिटिव 6% की तेज़ी इसने हफ्ते भर में दिखाई है। कंपनी ने अपने पोस्ट अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल में चौथी तिमाही के दौरान 700 करोड़ के कॉन्टीजेंसी प्रोविजन को लेकर यहाँ पे विस्तार से जानकारी दी, यानी कि 700 करोड़ जो है कंपनी अपने पास रख रही है यहाँ पे एक प्रोविजन के तौर पे, कि आगे कोई स्थिति खराब हो तो 700 करोड़ के तौर पे जो है यहाँ पे बफर के तौर पे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कंपनी का कहना है कि ये अधिकतम संभावित जोखिम है यहाँ पर। अब यहाँ पर टेक्समेको 2.0 की शुरुआत भी है कंपनी की तरफ से की जा रही है, और यहाँ पे जो सुरक्षा कवच है सरकार की तरफ से कहा जाता है तो उसके ऊपर फोकस है कंपनी का। मार्च तिमाही में अगर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो 13.5% यहाँ पे घटा है, जबकि पिछले साल जो था आप भी देखिए 1300 करोड़ के आसपास था, वहाँ से 1167 करोड़ के आसपास पहुँचता दिखा है। वहीं अगर आप मुनाफा देखेंगे नेट प्रॉफिट तो 45% का जंप है यहाँ पर, 39 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़ पे आ गया। एबिटा की बात करेंगे 9% चढ़कर 106 करोड़ पर आ गया यहाँ पे। एबिटा मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला, 7.3% से बढ़कर 9.1% पर ये आ गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नज़ारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों की। स्टॉक 18% तक चढ़कर दिन के अपने उच्चतम स्तर 314 रुपये तक पहुँच गया। ये उछाल एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद आई जिसमें कंपनी की लगभग 4.9% इक्विटी शामिल थी। मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई इस डील में खरीदारी में ज़ीरोधा के निखिल कामत और मौजूदा शेयरधारक जो एक्सना स्टेट है वो शामिल होने की संभावना दिख रही है, जबकि कंपनी के फाउंडर नीतीश मित्तर सेन को यहाँ पे सेलर माना जा रहा है, यानी कि बिकवाली करते हुए देखा जा रहा है। मार्च तिमाही के आखिरी में अगर आप देखेंगे तो नीतीश मित्तर सेन के पास कंपनी की करीब 2.18% हिस्सेदारी थी, जबकि एक्साना स्टेट LLP के पास 5.4% हिस्सेदारी थी। अगर आप Q4 के नतीजों को देखेंगे यहाँ पर तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ ने करीब यहाँ पे 400 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो कि पिछले साल की अवधि से करीब 23% कम है। हालांकि नेट प्रॉफिट 13 गुना तक बढ़ता हुआ दिखा है, 4 करोड़ के मुकाबले 56 करोड़ पर आ गया है। इसी तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च जो है वो 29% घटा है, 375 करोड़ पर रह गया है, जिसमें आप एडवर्टीजमेंट और बिजनेस प्रमोशन के तमाम जो खर्च है उसमें हिस्सेदारी जो है वो कम होती हुई दिखी है। बिजनेस सेगमेंट में अगर अब आप देखेंगे तो नज़ारा के 3 मुख्य बिजनेस सेगमेंट है, गेमिंग है, ई स्पोर्ट्स है, एडटेक है। इसमें से गेमिंग बिजनेस जो है यहाँ पर एक बड़ा योगदान देखने को यहाँ पे मिला है, वो उभरता हुआ यहाँ पर दिखा है। अब हम लोग बात करते हैं स्लीपवेल कर्ल ऑन मैट्रेस ब्रांड की ओनर शीला फॉर्म के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर बनती हुई दिखी। शेयर में 20% की तेजी आई, अपर सर्किट लगता हुआ दिखा, 652 रुपये पर आ गया। शीला फॉर्म का शुद्ध कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर लगभग 598% बढ़कर 91 करोड़ तक पहुंच गया। ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 23% की बढ़ोतरी के साथ 1500 करोड़ रुपए हो गया। एबिटा बढ़कर करीब 116 करोड़ हो गया। एक साल पहले ये 26 करोड़ के आसपास था। एबिटा मार्जिन बढ़कर 11% होता हुआ दिखा। यहाँ पे शीला फॉर्म के मैट्रेस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो 13% की बढ़ोतरी है, और फॉर्म बिजनेस जो है वो 34% जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। कंपनी किराए पर फर्नीचर उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म को जो है
फर्लेलो को भी यहाँ पे मालिकाना हक जो है वो कंपनी रखती है। अब इस हफ्ते ज्वेलरी स्टॉक में जो है जबरदस्त पिटाई देखने को मिली। टाइटन हो, सेंको गोल्ड हो, कल्याण ज्वेलर हो, थंगामाइल ज्वेलरी हो, मुथूट फाइनेंस हो, पीएन गडगिल की तो बहुत ही बुरे हाल हो गए, स्टॉक क्रैश हो गया यहाँ पे और 573 रुपीज़ के लेवल पर आता हुआ दिखा। अब पूरा ये मामला समझ लेते हैं हुआ क्या। देखिए, दरअसल पहले तो प्रधानमंत्री ने कहा गोल्ड इंपोर्ट को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की, कोशिश कीजिए कि 1 साल तक मत खरीदिए। यहाँ पर सरकार ने साफ तौर पे संकेत दिए कि गोल्ड इंपोर्ट को कम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे गोल्ड डिमांड कमज़ोर होने की आशंका के चलते जो ज्वेलरी स्टॉक्स है उनमें दबाव देखने को मिला। यहाँ पे पहले ही वॉल्यूम ग्रोथ में दिक्कत थी, अब कंपनी जो है यहाँ पर हायर प्राइस के रेवेन्यू को भी कुछ हद तक यहाँ पर जो है वो सपोर्ट ज़रूर मिलता हुआ दिखा, लेकिन वैसे ओवरऑल दबाव देखने को मिला। उसके बाद सरकार ने क्या किया, सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी जो है वो 6% से बढ़ाकर 15% कर दी, यानी कि विदेश से सोना के इंपोर्ट पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और ट्रेड डेफिसिट और इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। इससे गोल्ड की कीमतें, ज्वेलरी कारोबार पर सीधा असर पड़ता हुआ दिखेगा। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का देखिए साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की गिरावट आमतौर पर सेक्टर वाइज होती है। यहाँ पे इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, डिमांड आउटलुक कमज़ोर होता है और इसका असर साफ तौर पर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेमीकंडक्टर कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी के शेयरों में की बात करते हैं। यहाँ पे 5 दिनों के अंदर शेयर जो है आप देखिए 1200 रुपये तक टूट गया, 27% की गिरावट आ गई। भाव जो है 3227 रुपये के इंटरडे के लोअर पे लो पे जो है वो पहुंचता हुआ दिखा। आप जानते हैं कि भाई गिरावट क्यों आई। कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए जो कि नंबर्स के लिहाज से काफ़ी ख़राब थे। कंपनी अपना रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो पूरा नहीं कर पाई, यानी कि जो टारगेट कंपनी ने खुद सेट किए थे वही मीट नहीं हो पाए। इसके बाद यहाँ गिरावट आई देखी गई। वर्किंग कैपिटल सबसे बड़ी चिंता रही यहाँ पर। कंपनी के को वर्किंग कैपिटल अगर आप डेज के हिसाब से देखें तो ये यहाँ पे एक बड़ी चिंता बन के उभरी है। कंपनी ने पहले इसे 85 दिनों तक रखने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये अब बढ़कर 125 दिन तक पहुंचता हुआ दिखा। अगर आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो कंपनी का पैसा लंबे समय तक बिजनेस में फंसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ग्राहक से भुगतान आने में ज़्यादा समय लग रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, कैश फ्लो पे दबाव है और बैलेंस शीट कमज़ोर होती हुई दिख रही है यहाँ पे। अब ऐसे में ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने शेयर को लेकर डाउनग्रेड करने की यहाँ पे रेटिंग दी है और यहाँ पर जो टारगेट्स हैं वो 6000 रुपये से घटाकर 4000 रुपये कर दिए, न्यूट्रल करते हुए वो दिखे हैं। अब हम लोग अडानी एंटरप्राइजेस की बात, बल्कि पूरे अडानी ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पे। चाहे आप अडानी एंटरप्राइज देखिए, एक हफ्ते के अंदर 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अडानी पोर्ट्स देखेंगे तो 5% बढ़ता हुआ दिखा। अडानी ग्रीन एनर्जी देखें तो 5% की तेज़ी दर्ज हुई। निवेशकों के बीच ये उत्साह उन खबरों के बाद आया जिसमें दावा किया गया कि अमेरिकी अधिकारी जो है वो गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को सुलझाने और आपराधिक मामले को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। जैसे भारत में सेबी होता है, वैसे ही यूएस में अमेरिकी प्रतिभूति विनियम आयोग, जिसको SEC कहा जाता है, वो होता है। अब SEC जो है उसने एक प्रस्तावित समझौते के तहत गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को कुल $18 मिलियन लगभग 150 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर यहाँ पर सहमति जताई है। इस डील के मुताबिक गौतम अडानी व्यक्तिगत रूप से $6 मिलियन और सागर अडानी $12 मिलियन नागरिक जो है ओवरऑल जुर्माना जो है वो भरते हुए दिखेंगे। ये मामला नवंबर 2024 में अडानी ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ मामला, यहाँ पे गलत बयानों और रिश्वतखोरी के आरोप लगते हुए दिखे थे। अब इसमें दूसरा मामला भी समझ लीजिए यहाँ पर क्या है। अब इसमें क्या आपराधिक मामले जो हैं वो भी खत्म होते हुए दिखेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अमेरिकी न्यायालय विभाग भी गौतम अडानी के खिलाफ जो है चल रहे आपराधिक धोखाधड़ी के आरोपों को वापस लेने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि विभाग इस हफ्ते के आखिरी तक इन आरोपों को खारिज करने की घोषणा कर सकती है। ये कदम अडानी ग्रुप के लिहाज से एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कानूनी तलवार पिछले 1 साल से इस ग्रुप पर लटकी हुई थी, लेकिन अब बात जो है सुलझती हुई दिख रही है। हालांकि लेकिन मैं आपको बता दूं ये चीज़ कि अभी तक फैसला आया नहीं है, ये खबरें हैं यहाँ पर, और इसी के बिना पे स्थिति देखने को मिल रही है। अगर अडानी ग्रुप के पक्ष में ये फैसला आता है तो इस चीज़ को भी समझ लीजिए होगा क्या। अडानी ग्रुप के लिए सेटलमेंट के यहाँ पर जो है दूरगामी जो फायदे हैं वो हो सकते हैं। अमेरिकी कानूनी विवादों के खत्म होने से ग्रुप के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में वापसी जो है वो हो सकती है। कैपिटल इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। पिछले कुछ समय से इन आरोपों के चलते ग्रुप में विदेशी फंडिंग जुटाने को लेकर चुनौतियां सामना कंपनी कर रही है। अब ऐसे में जो है ये अगर मूव आता है पॉजिटिव तो ये कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। फिलहाल के लिए शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।